हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है बाय वाले गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो नीट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी का समरी लेकर आया हूँ। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का सजीव जगत, उसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम सजीवों के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कि जो सजीव जगत है उसके अंदर यानी सजीव क्या है, जीव क्या है, तो हमें पता है कोई भी जो जीव होता है, सजीव होता है, उसके अंदर जो लक्षण है लिविंग में, वृद्धि यानी ग्रोथ है ना होनी चाहिए, जनन भी होना चाहिए, संवेदनशीलता यानी उसके अंदर चेतनता का गुण होना चाहिए, और अनुक्रिया यानी एक तरीके से कोई रेस्पॉन्स देने का गुण होना चाहिए। इसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? चेतना बोलते हैं। कॉन्शियसनेस क्या बोलते हैं दोस्तों? चेतना। तो चेतना का गुण होना चाहिए, साथ में ऐसे ही उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का गुण होना चाहिए, और स्वयं की प्रतिलिपि बनाने का यानी अपनी कॉपी बनाने का, और साथ में अपने शरीर का संगठन बनाए रखने का गुण उनके अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक सजीव के विभिन्न लक्षण हैं। तो अब देखिए हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे सजीव और निर्जीव में कि कौन से लक्षण इनमें से केवल सजीव में ही होते हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि की। तो देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है और इसमें हम यहाँ बात करेंगे, जो समरी पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि वृद्धि का मतलब ये होता है कि किसी सजीव का जो भार है, मास है, उसमें उसका बढ़ना तथा उसके सजीव की संख्या बढ़ना है ना, इसको हम वृद्धि बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सजीव है, उसकी संख्या बढ़ रही है तो उसको भी वृद्धि बोलेंगे, और उसके भार में वृद्धि हो रही है तो भी इसको हम वृद्धि बोलेंगे। तो ये जो वृद्धि है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या हो गया कि भार तथा संख्या दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं। यानी कहने का मतलब भार बढ़ेगा तब भी और संख्या में बढ़ेगी तब भी वृद्धि होगी। अब पादपों में ये जो वृद्धि है जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होती है, लेकिन जंतुओं में आप कह सकते हैं निश्चित आयु तक ही होती है, कुछ भागों को छोड़ करके। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वृद्धि की जो घटना होती है, इस घटना को अगर हम पात्रे संवर्धन यानी इन विट्रो कल्चर यानी शरीर से बाहर भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिकाओं की संख्या गिन सकते हैं। यानी लेबोरेटरी के अंदर जो इन विट्रो कल्चर होता है, पात्रे संवर्धन होता है, उसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं को गिन करके हम वृद्धि की गणना कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि वृद्धि है वो क्या केवल सजीवों में ही होती है? तो बोले नहीं, वृद्धि वैसे सजीवों में तो होती है, लेकिन सजीवों में भी जो उच्च कोटि के जो सजीव हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो वृद्धि और जो जनन है ये दोनों पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। यानी इनके अंदर अगर हम बात करें कि जैसे एक कोशिका के सजीव हैं उनके अंदर तो हम बात करेंगे कि साहब वृद्धि होती है, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं होती हैं तो जनन भी हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है, यानी वहां तो दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन वृद्धि और जनन यहाँ पर उच्च कोटि के प्राणियों के अंदर एक तरीके से अलग अलग घटनाएं हैं। यानी जरूरी नहीं वृद्धि होता है तब जनन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कोशिका के सजीवों में जब वृद्धि होती है यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो जनन हो जाता है। तो वो दोनों एक ही शब्द है उसके लिए, एक कोशिका के सजीवों के लिए। लेकिन बहुकोशिकीय के जो सजीव हैं, जो उच्च कोटि के सजीव हैं, उन दोनों में आप कह सकते हैं अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन क्या है? पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। यानी आप कह सकते हैं म्यूचुअली एक तरीके से क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी वो दोनों अलग अलग होती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि निर्जीव भी वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। निर्जीव भी क्या करते हैं? वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भार में भी वृद्धि हो सकती है और उनके भार में बाह्य वृद्धि होती है, उनकी सतह पर जमाव होगा तो बाह्य वृद्धि होगी। जैसे पर्वत का भार बढ़ सकता है, गोलास में या जो रेत के टीले हैं उन पर बाहर से कुछ जमाव हो जाएगा तो उनकी वृद्धि हो सकती है। तो इसका मतलब वृद्धि को निर्जीव भी प्रदर्शित कर रहे हैं और सजीव भी। तो वृद्धि सजीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको दूसरा जो कैरेक्टर है वो पढ़ेंगे जनन। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन, जनन का पता हमें लैंगिक और अलैंगिक होता है, यानी सेक्सुअल टाइप का होता है। जो अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कवक में बीजाणुओं के द्वारा यानी स्पोर्स के द्वारा होता है। यीस्ट और जो हाइड्रो होता है उसमें मुकुलन यानी जो बडिंग के द्वारा है, बडिंग जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है। प्लेनेरिया के अंदर वास्तविक पुनर्जनन यानी ट्रू रीजनरेशन होता है, यानी ये कई खंडों में टूटने के बाद में प्रत्येक जो खंड है नया सजीव बना सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ फंजाई यानी कुछ कवक, और जो कवक तो सभी लगभग है ना, कवक और तंतुमय शैवाल यानी फिलामेंटस एल्गी, और मॉस का प्रथम तंतु यानी प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये हम पादप जगत के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? ये विखंडन के द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो अभी हमने देखा कि अलैंगिक जनन के कुछ मेथड्स देखे। कवक में ईस्ट व हाइड्रा, प्लेनेरिया के अंदर इस तरीके से अलैंगिक जनन हो रहा था, और फंजाई तंतुमय शैवाल और मांस का जो प्रथम तंतु है, मोस का प्रथम तंतु, मोस पादप होता है, ये आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स में आते हैं। तो इसमें विखंडन के द्वारा क्या होता है?
ये अलैंगिक जनन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात करेंगे हम कि साहब क्या ये जो जीवाणु होते हैं और एक कोशिकीय शैवाल और अमीबा, देखो जीवाणु में भी एक ही कोशिका होती है, शैवाल बहुत सारे बहुकोशिकीय हैं लेकिन कुछ शैवाल एक कोशिकीय भी हैं और अमीबा भी एक कोशिकीय सजीव है। तो इनके अंदर आप कह सकते हैं वृद्धि व जनन पर्यायवाची है। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि उच्च कोटि के जो प्राणी होते हैं यानी बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, उनमें वृद्धि और जनन है वो क्या है, पारस्परिक क्या है, अभी बताया था वृद्धि व जनन पारस्परिक क्या है, दोनों वृद्धि व जनन पारस्परिक अपने आप में ऐसी घटनाएं हैं जो एक साथ नहीं होती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें किसमें, जीवाणु एक कोशिकीय और अमीबा के अंदर, तो आप यहां कह सकते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय शैवाल और अमीबा में वृद्धि व जनन पर्यायवाची हैं। यानी जीवाणु के एक जीवाणु से दो जीवाणु बनेंगे तो क्या होगा, उसमें वृद्धि हो रही है और साथ में हम उसको कह रहे हैं कि उसका जनन भी हो रहा है, क्योंकि एक से दो बन गए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दो जीवाणु बन गए तो जनन भी हो गया और वृद्धि भी हो गई। तो एक कोशिकीय के लिए तो वृद्धि व जनन दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि एक कोशिकीय के जीवों के अंदर जनन की वृद्धि है वो पर्यायवाची होता है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कुछ सजीव होते हैं उनमें जनन नहीं होता है। जैसे खच्चर में जो म्यूल होता है उसमें होता है, कामगार जो मधुमक्खी यानी श्रमिक मधुमक्खी होती है जो बंदे होती है, और कुछ मानव कपल भी होते हैं, मानव युगल भी होते हैं जो अनुर्वर होते हैं यानी इनफर्टाइल कपल होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इनमें जनन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सजीवों का विशिष्ट लक्षण तो नहीं है। तो हम कह देंगे इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है, एक तरीके से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने देखा वृद्धि और जनन दोनों ही सजीवों को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में तीसरा जो लक्षण आ रहा है वो है विलक्षण है उपापचयन, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की कोशिकाओं के अंदर आप कह सकते हैं कुछ रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, उनको हम उपापचय बोलते हैं। और ये रासायनिक क्रियाएं आप कह सकते हैं जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, और ये रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं, बाहर भी हो सकती हैं। देखो अभी हम कहेंगे क्या कोशिकाओं के अंदर ही होती है, बोले हाँ साहब कोशिका मुक्त तंत्र में भी इनका प्रदर्शन संभव है, कोशिकाओं के अंदर ही नहीं कोशिकाओं के बाहर भी, यानी सेल फ्री मीडियम में भी, यानी शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। एनसीईआरटी का लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाहर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर ये क्रियाएं होती हैं तो न तो ये जैव हैं और न ही निर्जीव हैं, यानी ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। यानी कहने का मतलब ये क्रियाएं जो हैं बाहर जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं जैविक नहीं है, लेकिन ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। जीवित क्रियाएं तो है लेकिन ये जैविक नहीं है। तो इसका मतलब ये क्रियाएं कोशिका के अंदर ही पॉसिबल है ना, एज इट इज। तो उपापचय के लिए क्या जरूरी है, उपापचय क्रियाओं के लिए कोशिकीय संगठन होना जरूरी है। इसलिए आप कह सकते हैं उपापचय क्रियाएं केवल सजीव में होती हैं और कोशिका संगठन है एक तरीके से सजीव में होता है। तो ये सजीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आपको ध्यान रखना उपापचय या कोशिकीय संगठन सजीवों का सुस्पष्ट लक्षण है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि जो सजीव हैं उनका ये मेन लक्षण हो गया, यानी केवल सजीवों का लक्षण हो गया उपापचय, वृद्धि और जनन नहीं थे। अब देखिए नेक्स्ट जो लक्षण है उपापचय के बाद में वो ये है कि संवेदनशीलता व प्रतिक्रिया का गुण, जिसको हम चेतनता बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, यानी कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो जो सेंसिटिविटी और जो रिएक्शन देने का जो गुण है, भाई हम सेंसिटिव हैं काफ़ी, जैसे टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव हैं है ना, और ऐसे ही पानी वगैरह है ना, उसके प्रदूषण के प्रति सबके प्रति हम संवेदी हैं और प्रकाश के प्रति भी संवेदी हैं। तो ये जो संवेदना का गुण आप कह सकते हैं सजीवों में होता है, और ये सबसे स्पष्ट एवं पेचीदा अभिलक्षण यानी मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड लक्षण कौन सा है, तो बोले संवेदनशीलता में प्रतिक्रिया का गुण यानी चेतना का गुण। तो दोस्तों इसको हम यहाँ एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, चेतना। तो आपको ध्यान रखना है चेतना यानी कॉन्शियसनेस आती है, उसका मीनिंग क्या है कि संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना ही चेतना है। और ये चेतना का गुण आप कह सकते हैं सजीव में ही होता है केवल, और ये काफी सबसे स्पष्ट और पेचीदा अभिलक्षण है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी का लाइन है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए मानव जो होता है वो केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है, अपने आप बारे में जानता है सब कुछ, यानी स्वचेतनता का गुण है, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि जो चेतना है वो जीवों को परिभाषित करने का अभिलक्षण है, यानी एक तरीके से जीवों को ये परिभाषित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो चार गुणों को देखा, वृद्धि देखा, जनन देखा, ये तो आप कह सकते हैं विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये निर्जीवों में भी होते हैं। लेकिन उपापचय कोशिकीय संगठन, यानी कोशिकाएं हैं तभी तो उपापचय होगा। तो कोशिकीय संगठन व चेतना, संगठन व चेतना जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस यानी संवेदनशीलता का जो गुण है वो। तो दोस्तों ये जो
गुण हैं, ये तीनों गुण, ये क्या है बोले सजीव और निर्जीव दोनों में है, सॉरी दोनों में नहीं है, केवल सजीवों में है। तो ये सजीवों के क्या है, विशिष्ट लक्षण है। क्या है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण, लेकिन वृद्धि व जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये निर्जीवों में भी होते हैं। तो अब देखिए, ये जो जीवन है पृथ्वी पर, जो भी जीवन है, तो जीव विज्ञान है वो पृथ्वी पर जैव विकास की एक कथा है, यानी कैसे जीव विकसित हुए हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो सभी जैविक घटनाएं हैं वो अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण ही होती है, यानी किसी भी जैविक तंत्र के अंदर जितने भी घटक हैं उनके बीच में आपस में जो प्रतिक्रिया होती है उसी के कारण जीवन है, उसी के कारण ये जैविक घटनाएं हो रही हैं। तो जीव में होने वाली घटनाएं अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण ही हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्तक हैं, यानी उत्तक जो होते हैं उनके अंदर कुछ गुण है, तो उत्तक के अंदर जो गुण है उसकी प्रत्येक कोशिका में नहीं होता। उत्तक किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। तो उत्तक के गुण उसकी कोशिकाओं में नहीं होते, लेकिन उत्तक के गुण कहां से आए हैं, उस सारी कोशिकाओं में आपस में इंटरेक्शन से वो गुण आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के मध्य जो इंटरेक्शन होगा आपस में, है ना, उनके आपस में जो प्रतिक्रिया होगी कोशिकाओं के मध्य, उसकी वजह से जो गुण आया है वो उत्तक में दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपस में पारस्परिक अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण ही सजीव के अंदर ये गुण आते हैं। उसके अंदर जो भी अवयव हैं उनमें आपस में क्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से सजीवता का गुण आता है। तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो जीव है वो स्व प्रतिकृति बना सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, विकासशील होता है, एवं स्वयं नियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। स्वनियमनकारी मतलब अपने आप का ऑटो रेगुलेशन कर सकता है। तो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र यानी एक ऐसा सिस्टम है, और ये बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। तो ये एक जीव है। अब हम दोस्तों सारे सजीवों के बारे में एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में कि वर्तमान भूतम भविष्य, यानी आप कह सकते हैं पहले भी जितने भी भूतकाल में थे, अभी वर्तमान में हैं और आगे भविष्य में भी जो सजीव आएंगे, सब क्या है, एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध है। यानी सबके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है, कॉमन आनुवंशिक पदार्थ है। हालांकि सब में अंतर है, सबके आनुवंशिक पदार्थों में थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ मात्रा उसकी काफी कॉमन है। तो परंतु ये पदार्थ सब में विविध अंशों के अंदर है। यानी आप कह सकते हैं जो डीएनए है सभी सजीवों का, कहीं न कहीं उसमें कॉमन चीजें हैं। यानी सारे सजीव आपस में सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सब एक जैसे ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने यहां देखा कि एनसीईआरटी की जो ये समरी है, एनसीईआरटी के अंदर इस समरी को अगर हम पढ़ेंगे तो इसी से, यानी जो स्पेशल जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आने के काफ़ी चांसेज हैं। क्योंकि आजकल नीट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो इसलिए एनसीईआरटी की समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसको पढ़ना जरूरी है। तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ रखा है वो हमारे इस क्लासेस के थ्रू इस समरी को एक बार से दोबारा से रिवाइज कर सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्लासें आपको रोजाना मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।